हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोगों ने आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी की सीरीज स्टार्ट किया था, जो सीटेट लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों सहसंग सहभागिता द्वारा। तो बात की जाए, जो छोटे बच्चे होते हैं ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं, तो सक्रिय अन्वेषण के द्वारा भी निकालेंगे, खेल के द्वारा भी निकालेंगे, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग के द्वारा भी निकालेंगे, और सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा भी निकालेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे चारों ऑप्शन सही, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। खेल कूद, घर, कक्षा कक्ष। तो बात किया जाए अधिगम की, तो अधिगम खेल कूद के माध्यम से भी होता है, घर में भी होता है और कक्षा कक्ष में भी होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसके अनुसार यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, बिल्कुल सही कथन दिया गया है। त्रुटियां जो होती हैं अधिगम की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य, तो बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया गया है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य नहीं होता है, जबकि त्रुटियों के माध्यम से ही बहुत चीज़ें बच्चा सीखता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती हैं, ये भी सही है। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए, तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। इसमें पूछा गया अवरोधक है, कौन सी विचारधारा अवरोधक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत दिया गया है। बी ऑप्शन मतलब इसमें निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, रट कर याद करना। तो जैसे बात किया जाए नकल करने की, निष्क्रिय वर्ड आ जाए या फिर रट कर या फिर याद करने की बात आ जाए, तो ये वर्ड अगर किसी भी ऑप्शन में मिले तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, ये सारे निगेटिव वर्ड होते हैं। तो सबसे बेहतर तरीके से कोई कब सीखता है? जब करके सीखता है, वो खुद वह जब करके सीखता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है, करके सीखना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? आवश्यकता के अनुसार पाठचर्या अनुकूलन, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, पाठचर्या नियोजन में नवाचार, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सी शिक्षण पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। परीक्षा केंद्रित जो कठोर शिक्षण रणनीतियाँ हैं वह सकारात्मक योगदान नहीं देती, जबकि ये क्या होती है, सब नकारात्मक होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कथन दिया गया है। जब कोई चीज़ बच्चों को पढ़ाई जाती है वह उनके दैनिक जीवन से जुड़ी होती है, तब बच्चे अच्छे तरीके से उसे समझ पाते हैं। तर्क क्या बताया गया है? बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो ये तर्क भी बिल्कुल सही दिया गया है कि बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी अनुभव होता है उनको। तो यहाँ पे कथन ए और आर दोनों ही सही दिए गए हैं, और तर्क जो आर है वो कथन ए की व्याख्या कर रहा है। जैसे कि लोग इसको क्यों किया इसलिए जोड़ते हैं, जैसे कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है कि, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बच्चे किस तरह से सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके। तो जैसे कि बच्चे इन सभी प्रकार से सीखेंगे, पढ़कर भी सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं, देखकर और क्रिया करके। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को
बढ़ावा देना चाहिए जो अस्पष्ट हों, सांकेतिक रूप से उपयुक्त हों, अत्यंत जटिल हों या फिर अर्थहीन हों। तो इसका आंसर हो जाएगा एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो सांकेतिक रूप से उपयुक्त हों, सांकेतिक रूप से उपयुक्त हों। अब जैसे कि बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो निराशा को बढ़ावा दे, अभिसारी उत्तर को बढ़ावा दे, अपसारी सोच को बढ़ावा दे या फिर मात्र रटन प्रणाली को बढ़ावा दे। तो निराशा, अभिसारी उत्तर और मात्र रटन, ये सभी आपको कभी भी आंसर नहीं मानने होते हैं, ठीक है। जैसे कि निराशा को बढ़ावा देना चाहिए ऐसी गतिविधि कराए, बिल्कुल गलत है। अभिसारी उत्तर वो होते हैं जैसे कि कोई क्वेश्चन का जो है रटा रटाए उत्तर दे दो, जैसे कि भारत की राजधानी क्या है बता दोगे आप, दिल्ली। 2 × 2 कितना होगा, 4 होगा। जैसे कि याद करने की बात की जाए तो ये हमेशा ही गलत होता है, रटना नहीं होता किसी चीज़ को। अब सारी सोच वह होती है जब बच्चे किसी कार्य को जो है चिंतन करके, मनन करके उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और एक क्वेश्चन के कई प्रकार के आंसर निकलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत को स्वच्छ कैसे रखा जा सकता है, तो जब पूछा जाएगा इस प्रकार क्वेश्चन तो बच्चों में जो है विभिन्न प्रकार के विचारों का जो बच्चों में होते हैं विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं। और जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अनेक बच्चों से तो अनेक प्रकार के आंसर आएंगे। तब इस प्रकार के क्वेश्चनों में अब सारी सोच और संकल्पनात्मक जो समझ होती है बच्चों को डेवलप होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो अपसारी सोच को बढ़ावा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। तो बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा भी नहीं होनी चाहिए छात्रों के बीच में, ना ही उसे प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। याद करने की बात कहीं पर भी आ जाए तो वो ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा। संप्रतियों की समझ को महत्व देना चाहिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को संप्रतियों की समझ को महत्व देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, दंडित या फिर अवरुद्ध करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास नहीं करना चाहिए। बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सार्थक सीखने के लिए बच्चों के जो विचार और जो बच्चों के अनुभव हैं तो उन्हें हमें जगह देनी चाहिए। जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से संबंधित न हो, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी किस चीज़ का विकास कर रहा है यहाँ पे? तो विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद जो है उसने यह अनुमान लगाया कि मतलब यह सोच उसने डेवलप कर रहा था, जो विद्यार्थी है मतलब यह समझ रहा था कि कौन सी चीज़ों ने उसके जो है विचारों में या फिर उसके जो है जानकारी है उस पर जो है हेल्प की है। तो इसे कहते हैं अधिसंज्ञान। खुद के विचारों पर चिंतन मनन करना अधिसंज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है। और ऑप्शन देखते हैं, स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि जितना हो सके बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए और मातृभाषा में जो है बच्चा ज़्यादा चीज़ें सीखता है, खुद से वह चीज़ें जोड़ पाता है अपने आप से। उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है,
विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, जो उनके लिए स्पष्ट और अप्रासंगिक है, जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अधिसंज्ञानात्मक कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते, केवल विषय वस्तु के रटने पर निर्भर हैं, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। तो बात किया जाए अधिसंज्ञानात्मक कौशल के बारे में, तो चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, या फिर परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तो यहाँ पे एक विद्यार्थी जो है कुछ संपत्तियों को, कुछ कॉन्सेप्ट को अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए, मतलब आत्मसंतुष्टि के लिए किताबें पढ़ रही है। तो यह हो जाएगा महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? व्यवहारवादी में, अनुकरण करके सीखना, सामाजिक संरचनावादी में, या फिर प्रतिपादक शिक्षण में? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचनावादी में, सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना जो है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य है। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य है। दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना जो है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। रटकर याद करने पर बल देना यह भी गलत हो जाएगा। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, तो जैसे कि बात कीजिए भय पैदा करना, रटकर याद करना और निष्क्रिय सुनना, ये सभी निगेटिव वर्ड हैं, ये कहीं पर भी मिल जाए तो ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में किसको सक्रिय करना चाहिए? क्षमता को स्थायी मानने की धारणा को, क्षमता की वृद्धिशील होने की धारणा को, प्रतिस्पर्धा की भावना को, या फिर हीनता की भावना को? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्षमता की वृद्धिशील होने की धारणा को। अर्थात जो बच्चा कम होशियार है या फिर उसको जो है कम ज्ञान है, तो उसको जो है वृद्धि की जा सकती है, उसके ज्ञान की उसे बढ़ाया जा सकता है। तो वृद्धिशील होने की धारणा को सक्रिय करना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे डैश दिया गया है के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में, फिर डैश दिया गया होने की संभावना है। प्रासंगिक पाठ्यक्रम कमी भरेंगे पहले में, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा पात्र फिर कमी, सामाजिक सहयोग वृद्धि, सामाजिक बहिष्कार सुधार। तो जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे भरेंगे सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थी की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है। तो निष्क्रिय शब्द कहीं पर भी मिल जाए तो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है। अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। क्रमादेशी निर्देश के उपयोग पर केंद्रित है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण जो है अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना,
निम्न में से किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी चरण होते हैं समस्या समाधान के।